शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2 मार्च को होंगे। इसकी जानकारी देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार 11 से लेकर 17 फरवरी तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं और 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उन्होंने ये बताया कि 2 मार्च को चुनाव होंगे और 12 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। कितने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, इस बारे में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। राज्य चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। इस मेरे साथ हैं आयोग के अध्यक्ष धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि निकाय चुनाव का क्या शेड्यूल रहेगा। जी धन्यवाद अनिल। आज हमने राज्य में जो आगामी समय में होने वाले नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा की है, जिसमें 8 नगर निगम, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, रोहतक, पानीपत, करनाल, यमुनानगर और हिसार शामिल रहेंगे और 4 नगर परिषद रहेंगे, जिसमें अम्बाला सदर, थानेसर, सिरसा और पटौदी जटोली मंडी ये नगर परिषद हैं और 21 नगर पालिकाएँ हैं, जिनकी सूची मैं आपको से साझा कर रहा हूँ। इनके जो चुनाव की घोषणा आज से हो गई है। कल इसके लिए फॉर्मल रूप से, विधिवत रूप से उपायुक्त महोदय जो संबंधित हैं वो नोटिस लगाएंगे और अपनी वेबसाइट पे भी लगाएंगे और 11 फरवरी से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो 17 फरवरी तक चलेगी। 12/2 को श्री गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में और 16/2 को संडे होने की वजह से नॉमिनेशन नहीं भरे जा सकेंगे, तो 5 दिन का समय उनको क्लियर कट मिलेगा। 18/2 को जो नॉमिनेशंस आएंगे उनकी स्क्रूटनी होगी, उनकी जांच होगी और उसके बाद 19/2 को जो अपने नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे 3 बजे तक। 19/2 को फिर 3 बजे जो वैध नामांकन पत्र होंगे उनकी लिस्ट लगा दी जाएगी, जो लोग चुनाव में भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे और उसी हिसाब से फिर उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यदि पार्टी का कैंडिडेट है, ऑथराइज्ड कैंडिडेट है, तो पार्टी का सिंबल जो पार्टी के लिए रिजर्व है पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो दिया जाएगा, अन्यथा उनको फ्री सिंबल्स में से इंडिपेंडेंट वाले सिंबल्स दिए जाएंगे। इसी तरह से फिर उनके पास कन्वेंसिंग का टाइम रहेगा 28 फरवरी तक और 1 फरवरी को घर घर जाकर मतदाता अपना मतदान के लिए अपील कर सकते हैं और 2 मार्च को फिर इन सब के लिए चुनाव होंगे। पानीपत, जहाँ तक पानीपत का संबंध है, पानीपत नगर निगम की मतदाता सूची का प्रकाशन अभी होना बाकी है, जो कि 19 फरवरी को प्रस्तावित है। इसलिए वहाँ पर नामांकन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगी। 23/2 और 26/2 को छुट्टी होने की वजह से उस दिन नामांकन नहीं होंगे। 28/2 को नामांकन की स्क्रूटनी होगी नामांकन पत्रों की और 1 मार्च को जो नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे और 1 मार्च को ही फिर 3 बजे जो है जो वैध नामांकन पत्र पाए जाएंगे उनकी लिस्ट लग के उनको सिंबल अलॉट हो जाएंगे और उनके पास 7 मार्च तक के लिए उनके पास कन्वेंसिंग का समय रहेगा। 8 मार्च को पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे, घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं और 9 मार्च को पानीपत नगर निगम के मेयर और सभी वार्ड मेंबर्स का चुनाव होगा और 12 मार्च को सभी की काउंटिंग जो है 8 बजे से इकट्ठी शुरू होगी। धनपत सिंह जी, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है? जो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता जो है, मेयर कॉरपोरेशन के लिए अनरिजर्व्ड जो कैंडिडेट हैं, जो सीटें हैं, उनके लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है और एससी विमेन के लिए भी 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है। कॉरपोरेशन के मेंबर के लिए जो अनरिजर्व्ड सीट्स हैं वहाँ पर 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है और एससी विमेन के लिए इसमें थोड़ी और रिलैक्सेशन है, वो 5वीं कक्षा पास जो है वो मेंबर कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ सकते हैं। इसी प्रकार प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल और कमेटी के लिए अनरिजर्व्ड सीट पर 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। एससी विमेन के लिए भी 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। मेंबर म्यूनसिपल काउंसिल या कमेटी के लिए
अनरिजर्व सीट पर 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है और विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है और एससी विमेन के लिए 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। धनपत सिंह जी, क्या उम्मीदवार के खर्चे में भी बढ़ोतरी की गई है क्या? हाँ, चूँकि ये चुनाव लगभग 7-8 साल के बाद हो रहे हैं तो महंगाई को देखते हुए हमने थोड़ी सी इसमें राहत उनको दी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर में खर्च की सीमा पहले 25 लाख थी, जिसको बढ़ाकर 30 लाख किया गया है। मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए खर्च सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख की गई है। प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल के लिए जो खर्च की तयशुदा सीमा 16 लाख थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। मेंबर के लिए म्यूनसिपल काउंसिल में 3.5 लाख जो खर्च की सीमा थी, उसको अधिकतम 4.5 लाख रुपए किया गया है। और इसी प्रकार प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल कमेटी, उसके लिए 10.5 लाख रुपए तय सीमा थी खर्च की, उसको 12.5 लाख किया गया। और कमेटी का मेंबर कोई जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अधिकतम 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा। धनपत सिंह जी, अगर जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके लिए आयोग ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि जो कैंडिडेट जिनकी कोई उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं तो वो नामांकन पत्र के साथ एक एफिडेविट देंगे जिसमें उन सभी आपराधिक मामलों की डिटेल लगी होगी और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो उस एफिडेविट को उनके नामांकन पत्र के साथ अपलोड करें ताकि मतदाताओं को पता रहे कि जो कैंडिडेट उनके सामने हैं उनकी चारित्रिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी कैरेक्टर बैकग्राउंड क्या है। और वो 2 लोकल न्यूज़पेपर में भी कैंडिडेट उसको पब्लिश करेंगे। अगर वो किसी राजनीतिक दल से संबंध है और उन द्वारा खड़े किए गए तो वो अपनी पार्टी को भी अपनी जो चारित्रिक पृष्ठभूमि जो है क्रिमिनल एंटीसीडेंट वो बताएंगे ताकि उन पर चेक रखा जा सके। धनपत सिंह जी, चुनाव के दौरान कितने ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे? ऑब्जर्वर्स की एग्जैक्ट संख्या तो मैं अभी नहीं बता, लेकिन हमने मुख्य सचिव महोदय से IAS HAS अफसरों के सीनियर नाम मांग लिए हैं, जो हमें सूची आ गई है और हम कोशिश करेंगे कि सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट IAS ऑफिसर ऑब्जर्वर के तौर पर रहे और DETC जो है पूरे ज़िले के लिए एक रहेगा इलेक्शन एक्सपेंडिचर के लिए और एक IPS ऑफिसर को हम सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में एक लगाएंगे। बाकी जो छोटे जो म्यूनसिपल काउंसिल या कमेटी हैं वहाँ जिलावार हम लगाएंगे। धनपत सिंह जी, आदर्श आचार संहिता कब से लेकर कब तक जारी रहेगी? अमूमन जो आदर्श आचार संहिता है, जैसे अभी हमने चुनाव की घोषणा कर दी तो अभी से ही लागू हो गई है और ये आमतौर पे काउंटिंग के पीरियड तक रहती है, लेकिन मतदान होने के बाद अगर कोई आवश्यक जो विकास कार्य हैं उनमें बाधा ना आए तो मतदान होने के बाद आयोग से लिखित परमिशन के बाद उसमें छूट दी जा सकती है। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर क्या कार्यक्रम रहेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।